दोस्तों, केवल बॉलीवुड चमचमाती दुनिया ही नहीं, अगर आप सामान्य दुनिया में भी बेहद सफल और अपनी ज़िंदगी से खुश हैं तो आपसे जलने वाले सैकड़ों लोग होते हैं जिनको आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी खटकती है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, सामान्य मानवीय गुण है। दूसरे शब्दों में कहें तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। लता मंगेशकर 1960 में अपने करियर के शिखर पर थी। उसी दौरान उनको किसी ने स्लो पॉइजन देने की कोशिश की थी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो आखिर था कौन, और ये भी खुलासा करूंगी कि इस स्लो पॉइजन वाले समय से उभरने के बाद लता जी ने पहला गाना कौन सा गाया था। मेरा नाम मानसी। बात है 1962 की। अपनी सामान्य दिनचर्या के हिसाब से लता जी एक सुबह उठी। अपने किसी गाने की रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए जब तैयार होने लगी तो उन्हें कुछ असहज सा महसूस हुआ और चक्कर सा आने लगा और वो लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर वो उठी, लेकिन उनके उठने के साथ ही उन्होंने जो भी खाया पिया था वे सब बाहर निकल आया। लता मंगेशकर को वॉमिटिंग हुई और साथ ही साथ बहुत ही कमज़ोरी महसूस हुई और वे बिस्तर पर बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके साथ ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया। डॉक्टर साहब घर आए। लता जी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब को शक हुआ। फिर उन्होंने दबी जबान से बोला कि कोई यहाँ लता जी को स्लो पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही लता जी की बहन उषा मंगेशकर जी तुरंत किचन में गई और जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि आज से दीदी का खाना मैं बनाऊंगी, कोई भी दीदी को कुछ भी बनाकर नहीं खिलाएगा। और उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। असल में लता जी के घर पर एक खाना बनाने वाले महाराज जी हुआ करते थे। ये खुलासा होते ही वो सैलरी जो बकाया थी वे लिए बिना ही 9-2-11 हो गए, जिससे मंगेशकर परिवार ने ये निष्कर्ष निकाला कि यही इंसान खाने में मिलाकर लता जी को कई दिनों से स्लो पॉइजन दे रहा था। लेकिन एक मामूली खाना बनाने वाला किसी को अपने आप जहर नहीं देगा। ये बात भी तय थी कि लता जी को किसी के द्वारा स्लो पॉइजन दिलवाया जा रहा था, यानी पर्दे के पीछे कोई छुपा था, लेकिन वो शख्स कौन था ये पता नहीं चला। ये स्लो पॉइजन वाली वारदात लता जी की जिंदगी के 3 महीना जाया कर गए। 3 महीने तक लता मंगेशकर अपने उस विषाक्त भोजन से शरीर को हुए नुकसान से उभारने के डॉक्टरों द्वारा सुझाया हुआ बेहद बेस्वाद खाना ही खाती थी। वो खाना ऐसा था जिसमें ना कोई तेल, ना ही मिर्च या कोई भी जुबान को स्वाद देने वाली चीज रहती हो, बल्कि वो एक बीमार को दिए जाने वाला बेहद सादा खाना ही खाती रही। ऐसा खाना जो एक गंभीर मरीज को दिया जाता है, यानी जिस मरीज का पाचन बहुत ही खराब हो, बहुत कमजोर हो, वैसा खाना लता मंगेशकर जी 3 महीने तक खाती रही। लेकिन लता जी अकेले ही वह बीमारी वाला खाना नहीं खाती थी। उनका साथ देने हर शाम मजनू सुल्तानपुरी आ जाते थे, जो लता जी के साथ शाम बिताते थे, उनको कहानियाँ सुनाते थे, उनको पोएट्री सुनाते थे और लता जी को दिया गया जो बेस्वाद सादा भोजन था वैसा ही भोजन मजनू साहब भी खाते थे। रुला के गया सपना मेरा। मजनू सुल्तानपुरी साहब भी क्या कमाल के आदमी थे। दिन भर वे अपना काम करते थे, स्टूडियोज में रहते थे, गीत लिखते थे और शाम को बिना भूले शाम होते ही लता मंगेशकर जी के पास पहुंच जाते थे। तो उनकी एक धुन थी जिसका आखिर में कहा करते थे, पिया लोग क्या कहे, क्योंकि लता जी को ऐसे समय में किसी की दरकार है, ये बात मजनू सुल्तानपुरी अच्छे से समझते थे। वे ये जानते थे कि किसी भी बीमार को अगर आप हंसा सके या उसका दिल बहला सके तो उसकी रिकवरी अच्छी होती है। ये बात मजनू साहब भली भांति जानते थे। तो सोचिए, 3 महीने तक वो ये काम करते रहे। हमारे जब दोस्त बीमार पड़ते हैं तो हम एक आधा दिन उनके पास चले जाते हैं और फिर फ़ोन से उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन मजनू साहब ने ऐसा नहीं किया। 1960 वो वक्त था जब लता मंगेशकर जी की आवाज़ को ध्यान में रखकर गाने कंपोज किए जाते थे। फिल्म मेकर्स उनके साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए उतावले रहते थे। तो लता मंगेशकर की 3 महीना तबीयत खराब रहने की वजह से सबका शेड्यूल बिगड़ गया था। अब फिल्म निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टरों से नहीं रहा गया। उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया कि आप कब ठीक हो रही हैं और कब रिकॉर्ड करने आ रही हैं।
लेकिन लता जी को आखिरकार 3 महीने से ज़्यादा ही लग गए अपनी बीमारी से उभरने में, और 3 महीने बाद जब उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी छुपी है। हेमंत कुमार की एक फिल्म थी 20 साल बाद, जो सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म तो हिट थी, उसका संगीत भी बेहद सफल रहा था। अब यहाँ हेमंत कुमार साहब की फिल्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 20 साल बाद फिल्म के हेमंत कुमार प्रोड्यूसर भी थे और म्यूजिक डायरेक्टर भी। अब एक दिन हेमंत कुमार साहब इतने ज़्यादा बेचैन हो गए कि वे लता जी के घर पर ही आ गए। लता जी की माँ से अनुरोध किया कि मैं लता जी को एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। अगर लता को कमज़ोरी महसूस होती है या कोई भी दिक्कत लगती है गाने के दौरान, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद लता जी को वापस घर लेकर आ जाऊँगा। आखिरकार इस तरह लता मंगेशकर हेमंत कुमार के साथ 3 महीने बाद अपने घर से बाहर निकली और रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई। उन्होंने 20 साल बाद के लिए वह गाना रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से उन्हें फाइनली एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल। कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी कहीं दीप जले कहीं दिल के गीतकार शकील बदायूनी को इस गाने के लेखन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। हेमंत कुमार साहब को 20 साल बाद का म्यूजिक कंपोज करने के लिए फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वे उस वर्ष अवार्ड नहीं जीत पाए थे। आज लता मंगेशकर जी के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने लता मंगेशकर की रॉयल्टी को लेकर राज कपूर के साथ वे फेमस फाइट सुनी ही होगी। उसके बाद रफ़ी साहब के साथ भी उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ लता जी की लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतरीन दोस्त भी बने। उदाहरण के लिए मजनू सुल्तानपुरी और हेमंत कुमार। और एक बात बताती हूँ आपको, उनके एक बहुत ही खास दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी भी रहे। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लता मंगेशकर ने ऋषिकेश मुखर्जी से किसी भी फिल्म के गाने के लिए एक नया पैसा भी नहीं लिया। तो ये थी हमारे भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के कुछ अनछुए पहलुओं की बातें, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बेहद रोचक लगी होंगी। ऐसे ही रोचक किस्से, कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।